शुरू करते हैं बढ़िया वाला, दमदार वाला, जोरदार वाला, एकदम इन डेप्थ रिवीजन करेंगे डिजिटल ऑडिटिंग का। आओ फटाफट तरीके से शुरू करते हैं, मजा आएगा। डिजिटल ऑडिटिंग, सबसे पहला टॉपिक अपने पढ़ा था मीनिंग ऑफ डिजिटल ऑडिट। सर मीनिंग क्या है डिजिटल ऑडिट का, मतलब क्या है? एक ही लाइन याद करनी है, दूसरी वाली लाइन अपने को भाड़ में गई, तेल लेने गई, नहीं याद करनी है। क्या है? एक लाइन, आईटी पे भरोसा, यानी कि मेरे को एश्योरेंस रखना है ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए चलेंगे, उसको लिखते हुए चलेंगे, उसमें सारी चीजें। प्लेसिंग एश्योरेंस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम, आईटी पे भरोसा रखो, आईटी पे भरोसा रखो। मेरे को एश्योरेंस रखना है, बोलो तो भरोसा रखना है ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ आईटी सिस्टम। सर फीचर्स क्या थे डिजिटल ऑडिट के? मैंने बोला देखो भाई, डिजिटल ऑडिट से मेरे को याद आ रहा था डिजिटल फोन। डिजिटल फोन में क्या लगता है? सिम सेट। क्या लगता है? सिम कार्ड लगता है, सिम कार्ड। मैंने बोला हाँ सर, डिजिटल फोन में सिम कार्ड लगता है ना, वहां से मेरे को याद आया था सिम सेट। मैंने बोला सर इसका मेमोरी टेक्निक क्या था? सिम सेट। मैंने बोला देखो क्या याद किया था अपन ने? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, सेविंग्स इन टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट, एंड टू एंड अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। यानी कि अगर अपन देखेंगे ना तो ये सारी की सारी क्या बात कर रहा है? ये सारे के सारे जो लेटर्स है ना, ये किससे? सिमसेट से चालू हो रहे हैं। सारे के सारे वर्ड्स किससे चालू हो रहे हैं? सिमसेट से चालू हो रहे हैं। ठीक है सर, वापस से एस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, एस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, एस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, आई फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एम फॉर मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट। देखो रिवीजन लेक्चर इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं कि एक दिन पहले अगर आपको टाइम नहीं भी मिल रहा है तो आप रिवीजन लेक्चर देख के जाओगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ सर मैं समझ गया। एस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, आई फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, M for more reliable audit report, more reliable audit report, more reliable audit report. S for savings in time, cost, effort, time, cost, effort, time, cost, effort. E for end-to-end understanding, end-to-end understanding, end-to-end understanding. और T for बच्चों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। क्लियर है सर? क्लियर है सर। एडवांटेजेस क्या है पता है डिजिटल ऑडिट के? भाई 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 मेरे साथ देखो, हाथों का इस्तेमाल करो। तीन चीजें बढ़ेंगी, दो चीजें घटेंगी। सर तीन चीजें कौन सी बढ़ेगी और दो चीजें कौन सी घटेगी? एक बात को बड़े ध्यान से समझना, फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट और एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट के आंसर में वन लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इसको ही फैला के लिख के आ जाना है। स्टैंडर्डाइज प्रोसेस वाले को क्या कर देना है? फैला के लिखना है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि डिजिटल ऑडिट helps to standardize the processes, digital audit helps to take informed decision, उसको ही फैला के आ जाना है। एडवांटेजेस में भी यही करना है, उसको फैला के आ जाना है। सर तीन चीज कौन सी बढ़ेगी? मैंने बोला एनालिटिक्स बढ़ेंगे, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑडिट क्वालिटी बढ़ेगी। और रिस्क घटेंगे, कॉस्ट घटेंगे, रिस्क घटेंगे, कॉस्ट घटेंगे, रिस्क घटेंगे, कॉस्ट घटेंगे। तो वो तो इजी है, रिस्क घटेंगे, कॉस्ट घटेंगे। बोले तो इंप्रूव्ड रिस्क असेसमेंट और लोअर कॉस्ट। मैंने बोला ठीक है, रिस्क घटेंगे, कॉस्ट घटेंगे, लेकिन साला बढ़ेगा क्या जिंदगी के अंदर? मैंने बोला एनालिटिक्स बढ़ेंगे, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ेगी और ऑडिट क्वालिटी बढ़ेगी। मैंने बोला क्लियर है सर। सर डिजिटल ऑडिट के चैलेंजेस क्या है? मैंने बोला बचपन में तुमको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए थे एबीसीडी याद करने में। तुम्हारी वो सुंदर टीचर ने तुमको याद कराया था बचपन में, किसी सुंदर सुंदर टीचर होती थी? मैंने बोला हाँ सर, इसलिए तो हम लड़के स्कूल जाते थे। चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट क्या थे सर? चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, मैंने बोला भाई चैलेंजेस बचपन में एबीसीडी याद करने में आते थे, अभी भी एबीसीडी याद करने में आएंगे। क्या है सर? ए फॉर ऑटोमेटिंग राइट प्रोसेस, ऑटोमेटिंग राइट प्रोसेस, ऑटोमेटिंग राइट प्रोसेस, ऑटोमेटिंग राइट प्रोसेस। ठीक है सर, ये हो गया मेरा ए। B for evaluating business benefits organization wants to achieve, evaluating business benefits organization wants to achieve, evaluating business benefits organization wants to achieve, evaluating business benefits organization want to achieve. C for reluctance to change, reluctance to change, reluctance to change, reluctance to change, reluctance to change. D for challenge है data security के साथ, data security, data security, data security, data security। और E for error bias को avoid करना है, error bias को avoid करना है। देखो भाई challenges क्या है ना, मेरे को पता नहीं मैं कौन से टूल को, कौन से प्रोसेस को ऑटोमेट करूं और कौन से को मैं मैनुअली रखूं। मेरे को पता नहीं है क्या बेनिफिट मेरे को मिलेंगे। फिर एम्प्लॉय लोग हल्ला करेंगे, बोलेंगे नहीं 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 हमको आईटी नहीं चाहिए। वो लोग क्या करेंगे? रिलक्टेंट होंगे चेंज को लेकर के, डेटा सिक्योरिटी के इश्यू आएंगे और एरर बायस अपने को अवॉइड करना है, ऐसा अपने को कॉन्फ़िगरेशन बैठाना है। मैंने बोला ठीक है सर, इतने पॉइंट बराबर है। अगला पता है अपन ने क्या पढ़ा था? चूहे वाला आंसर, चूहे चूहे चूहे। हाँ सर, गणपति का सीजन आने वाला है, चूहे वाला। फोकस एरियाज विद न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लाओगे तो ऑडिटर को क्या क्या फोकस करना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द एरियाज ऑफ फोकस फॉर ऑडिटर? यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा ना, इधर आपको देखो, ऑडिटर्स विल परफॉर्म प्रोसीजर्स। ऑडिटर कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। क्यों 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 हमारा ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा? टू अंडरस्टैंड द चेंजेस टू कंपनी का बिजनेस। कंपनी का बिजनेस चेंज हुई गवा है, कंपनी का आईटी एनवायरनमेंट चेंज हुई गवा है, समझ रहे हो? व्हेन दे विल अंडरस्टैंड मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये सब चेंज क्यों हुई गवा है, काहे हुई गवा है? मैंने बोला क्योंकि मैनेजमेंट ने नया टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट कर दिया है, तो उसके लिए क्या फोकस ही रहेंगे? मैंने बोला न्यू रेट, टेक्स से आएगा रेट। ठीक है, चूहे आए चूहे। तो पहला मेरे को क्या देखना है सर? अंडरस्टैंडिंग न्यू रिस्क और रिस्क को काटने के लिए कंट्रोल। मैंने बोला इजी है। न्यू एक्टिविटीज जिससे मेरी न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स आ रही है और इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी क्या रहेगा? इंटरनल कंट्रोल पे। इंपैक्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी और इंटरनल कंट्रोल इजी है, खाली एक बार पढ़ते हुए चलना। अगला आता है अंडरस्टैंडिंग आईटी एनवायरनमेंट। में आईटी एनवायरनमेंट को समझ रहा हूं, तो स्टेजेस क्या रहेंगे? मैंने बोला यूआई है, अंडरस्टैंड करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, असेस करूंगा। कम ऑन एवरीबॉडी से अंडरस्टैंड करूंगा,
आइडेंटिफाई करूंगा, असेस करूंगा। कम ऑन एवरीबॉडी से अंडरस्टैंड करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा, असेस करूंगा। पता है क्या? BCC गाली नहीं दे रहा हूं सर, भरोसा कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्सिटी, भरोसा कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्सिटी। यानी मैं अंडरस्टैंड क्या करूंगा पता है? रिलायंस ऑन आईटी, मैं कितना भरोसा कर रहा हूं आईटी पे, रिलायंस ऑन आईटी। मैं आइडेंटिफाई क्या करूंगा? मैंने बोला कंट्रोल्स ऑन आईटी, और असेस क्या करूंगा मैंने? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी। सिंपल है, अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई, असेस। BCC को बोले तो भरोसा कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्सिटी। सर 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 ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इंक्लूड्स, मेरे को अंडरस्टैंडिंग में किन किन चीजों को लेना है? मैंने बोला आईपॉड एरा को लेना है, आए नहीं आएगा इधर, खाली पॉड एरा को लेना है। मेरे साथ साथ 2-3 बार बोलते हुए चलेंगे। इस तरीके से लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं कि एक दिन पहले आप देख पाओ, 2-2 3-3 बार बोल के। पॉलिसीज प्रोसीजर्स, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, पी। O for organizational structure, organizational structure, organizational structure, organizational structure. D for details of IT infra components, details of IT infrastructure components, details of IT infrastructure components. E for extent of IT integration. जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना ही याद रखना है, बाकी गया भाड़ में। extent of IT integration, extent of IT integration, extent of IT integration. IT के रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, और एप्लीकेशन चूज बाय द कंपनी। बस ये चीजों को रट्टा मारते हुए चलना है। एप्लीकेशन चूज बाय द कंपनी, एप्लीकेशन चूज बाय द कंपनी। वापस से पॉलिसीज प्रोसीजर्स, प्रोसेसेस, पॉलिसीज प्रोसीजर, प्रोसेसेस। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। डिटेल ऑफ आईटी इंफ्रा के कंपोनेंट, आईटी इंफ्रा के कंपोनेंट। एक्सटेंट ऑफ आईटी इंटीग्रेशन, आईटी के रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, और क्या एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो। ये डायग्राम गया तेल लेने। की एरियाज क्या है, की कंसिडरेशंस क्या है फॉर ऑडिटर टू अंडरस्टैंड आईटी एनवायरनमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैंने बोला देखो आईपॉड एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जिसको सुन करके मैं फ्लो में आके ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्स डांस करने लगता हूं। वाह सर वाह, कॉम्प्लेक्स डांस करने लगता हूं। सर 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 ध्यान से मेरी बात को समझना। आईपॉड एक ऐसा सिस्टम है, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम, ये आ गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा, आईपॉड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये आ गया मेरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जिससे सुन के मैं फ्लो में आके मेरे को अंडरस्टैंड करना है फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिकली, यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। कॉम्प्लेक्स डांस करने लगता हूं सर, कॉम्प्लेक्स डांस करने लगता हूं, यानी असेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट। यानी मेमोरी टेक्निक पे मैंने चीजों को अंडरलाइन आपको करके दिया है, ठीक है, वही चीजें मैंने आपको इधर अंडरलाइन की है। सिस्टम, फ्लो, ऑटोमेटेड, जो मैंने मेमोरी टेक्निक में अंडरलाइन किया है ना। हाँ सर, मैंने बोला हेडिंग को वर्ड टू वर्ड याद रखना, अंदर जितना मैं आपको हाईलाइट करके दिया उतना ही पढ़ के चलना है। देखो सर, आईपॉड एक ऐसा सिस्टम है, बोले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम। इसमें हमको 2 बातें ध्यान में रखनी थी, आईटी का एप्लीकेशन और कैसे कार्ड फ्लो कर रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। मैंने एग्जांपल दिया था जर्नल एंट्री कैसे पास कर रही है आपके टैली में। सिस्टम क्या होता है, एग्जांपल देता है टैली, ठीक है। तो आईटी की एप्लीकेशन क्या है, मैंने बोला टैली है, और कैसे कार्ड फ्लो कर रहा है आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में। कार्ड बोले तो कैसे क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस, डिस्क्लोजर फ्लो कर रहे हैं, अगर आपको याद हो तो। मैंने बोला हाँ सर, सिस्टम क्या था मेरा, टैली का सिस्टम था, उसमें क्या मैंने पढ़ा था, आईटी एप्लीकेशन और कैसे कार्ड फ्लो कर रहा है मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम में। अगला, आईपॉड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा था अपन ने। टेक्नोलॉजी रोल रिस्क, भाई साहब जितना हाईलाइट किया उतना ही पढ़ना है, बाकी मैंने जो लिखा है तेल लेने गया। टेक्नोलॉजी रोल रिस्क, टेक्नोलॉजी रोल रिस्क, टेक्नोलॉजी रोल रिस्क, टेक्नोलॉजी रोल रिस्क, ठीक है, इजी था। हाँ सर, उसके बाद फ्लो में आके अंडरस्टैंड करने में को फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एनएनपी पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। एनएनपी, नेचर, नंबर ऑफ आईटी एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेचर, नंबर ऑफ आईटी एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। नेचर, नंबर ऑफ आईटी एप्लीकेशंस और प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है सर। ऑटोमेटिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल। क्यों सर, यहाँ पे मैं मिक्स लूंगा मैनुअल ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का, ताकि मैं रोमम को आइडेंटिफाई कर पाऊं। मिक्स लूंगा मैनुअल ऑटोमेटेड कंट्रोल्स का, ताकि मैं रोमम को आइडेंटिफाई कर पाऊं, ठीक है। और एंड में क्या आता है ना, कॉम्प्लेक्स डांस कर पाऊं, ठीक है। असेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आईटी एनवायरनमेंट, इधर मैंने एबीसीडी पढ़ा था। एबीसीडी क्या था, ऑटोमेशन, बिजनेस मॉडल, कस्टमाइजेशन और चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। याद है आपको, ऑटोमेशन, बिजनेस मॉडल, कस्टमाइजेशन और चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। ये एबीसीडी मैंने आपको अंडरलाइन भी करके दिया। ऑटोमेशन का ए, बिजनेस का बी, कस्टमाइजेशन का सी और ड्यूरिंग का डी। ऑटोमेशन जो कि मैंने यूज किया है, बिजनेस मॉडल क्या है मेरा, कस्टमाइजेशन मैंने कितने की आईटी एप्लीकेशन में, और चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। जल्दी जल्दी बताओ आपको याद आ रहा है कि नहीं, चीजें रिकॉल हो रही है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से मेरे को बता दे जाना, एक्टिव रखना चैट बॉक्स को। ऑटोमेशन, बिजनेस मॉडल, कस्टमाइजेशन और सिग्निफिकेंट चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। अब रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी। सर रिस्क क्या था, मैंने बोला डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस होंगे ना, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपके फेलियर की, और फिर आपका डाउन टाइम चालू हो जाएगा। समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ, यानी आप बहुत ज्यादा गेम खेलोगे ना, बहुत ज्यादा आईटी का इस्तेमाल करोगे ना, तो कोई आपके डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस करके चला जाएगा। बहुत गेम खेलोगे तो फेल होने की पॉसिबिलिटी एग्जाम में, और फिर आपका जिंदगी में डाउन टाइम चालू हो जाएगा, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ, डेटा में पहला क्या है ना, डेटा। तो डेटा का क्या देखा था, आपका डेटा उड़ सकता है, फुर करके डेटा उड़ गए, फुर करके डेटा उड़ गए, डेटा आपका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर क्या है अपना, इनएप्रोप्रिएट चेंजेस। अपन ने जो मेमोरी टेक्निक बनाई है ना, वो पहला क्या था, डेटा था। दूसरा क्या था, इनएप्रोप्रिएट चेंजेस। सर इनएप्रोप्रिएट मतलब कि इनएप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, जैसा कि चतुर की स्पीच को मैनुअली इंटरवेन कर दिया था हमारे रेंचो ने, ठीक है। डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस होंगे, यानी अनऑथराइज्ड चेंजेस टू आईटी एप्लीकेशन। किसी बंदे के पास एक्सेस नहीं थी, वो अनऑथराइज्ड बंदा था और वो चेंजेस करके चला गया आईटी एप्लीकेशन पे, हमारे
लंका लगा के चला गया। फिर क्या आता है अगला, पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस बियॉन्ड नेसेसरी, यानी कि जितना प्रिविलेज देना चाहिए था उससे ज्यादा प्रिविलेज, एक्सेस प्रिविलेज उसको मिल गया, नेसेसरी के बियॉन्ड उसको प्रिविलेज मिल गया। और फिर क्या था, फेलियर टू मेक नेसेसरी अपडेट टू आईटी एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ अपडेट आया, तुम लोगों ने साला अपडेट किया ही नहीं, ठीक है। और फिर क्या चालू हो जाएगा, डाउन टाइम चालू हो जाएगा, यानी कि रिस्क ऑफ सिस्टम डाउन टाइम। जैसे कभी कभी अपनी इनकम टैक्स की वेबसाइट डाउन टाइम हो जाती है ना, समझ रहे हो, नहीं चलती है, बस वैसी बात चल रही है। ये इजी था सर, इंपॉर्टेंट भी था। रिस्क क्या रहेंगे अपने, स्केलिंग पता है क्या था, मैंने मेरे फोन के 2 GB रैम को अपग्रेड करा के 4 GB करवा दिया, यानी कि रिसोर्सेज को मैं ऐड कर रहा हूं एक्जिस्टिंग नोड में, एक्जिस्टिंग मेरे फोन में ऐड किया, क्यों, ताकि मैं उसके परफॉर्मेंस को बेहतर कर पाऊं, ठीक है। आईटी डिपेंडेंसी, ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन आईटी पे डिपेंडेंट है ट्रांजैक्शन के स्टार्टिंग से लेकर के एकदम एंड तक, यानी ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने से लेकर के रिपोर्टिंग तक। इसमें इंपॉर्टेंट पता है क्या था, इंपॉर्टेंस क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड डॉक्यूमेंटिंग आईटी डिपेंडेंसीज का क्या मतलब हेल्प्स टू, यानी भाई इसके एडवांटेजेस क्या है, किसमें मदद कर रहा है, इंपॉर्टेंस क्या आईटी डिपेंडेंसी का, क्यों ये चाहिए। मैंने बोला आईटी के 4 पॉइंट थे, क्यों चाहिए ना, मैंने बोला देखो सर सिंपल है, आईटी के रिस्क को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, वो रिस्क को काटने के लिए कंट्रोल को आइडेंटिफाई करना है, फिर मेरे को आईटी पे भरोसा करना है, बोले तो रिलायंस करना है, ये पहला वाला पॉइंट, और फिर मेरे को आईटी को इंटीग्रेट करना है। इजी था, देखो भाई आईटी के रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, 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 फिर मैं उस पर कितना भरोसा करूं, यानी कि कितना रिलायंस रखूं, और मैं कैसे उसको इंटीग्रेट करूं मेरे पूरे बिजनेस मॉडल में, ठीक है सर, कितना रिलायंस रखूं और कैसे उसको इंटीग्रेट करूं, ये इजी है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ आईटी डिपेंडेंसीज। देखो ऑर्गेनाइजेशन किस पे डिपेंडेंट है, आईटी पे डिपेंडेंट है, वैसे ही हमारा शेयर किस पे डिपेंडेंट है ना, शिकार पे डिपेंडेंट है सर जी, शिकार पे डिपेंडेंट है, यानी कि ये कैसी हुई, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मेमोरी टेक्निक हो गई। डिपेंडेंसी, आईटी डिपेंडेंसी से याद आएगा शेयर इज डिपेंडेंट ऑन शिकार, मैंने बोला हाँ सर शिकार बोले तो सिक्योरिटी, इंटरफेस, कैलकुलेशन, ऑटोमेटेड कंट्रोल और रिपोर्ट। सर अंदर का मामला बहुत ही ज्यादा इजी था। कैसे सर, बहुत ज्यादा कैसे इजी था भाई, देखो भाई कुछ अपन ने याद नहीं किया था, खाली अपन समझते हुए चले थे, खाली ये वाले जो कीवर्ड से उसको याद किया था। सिक्योरिटी में क्या होता है ना, एस फॉर सिक्योरिटी, एस फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, यानी कि मैं सेपरेट कर दूंगा रोल्स रिस्पांसिबिलिटी, सबको बोलूंगा चल तू ये काम कर, चल तू वो काम कर, सबको मैं सेपरेट कर दूंगा, सेग्रीगेट कर दूंगा, ठीक है सर, हाँ सर। इंटरफेस में पता है मैंने क्या किया था, ट्रांसफर कर दिया था डेटा एक आईटी सिस्टम से दूसरे आईटी सिस्टम पे। एग्जांपल भी लिया था बढ़िया वाला, पेरोल को सब लेजर से जनरल लेजर में ट्रांसफर कर दिया, मैंने बोला इजी है। कैलकुलेशन में इंसान कुछ नहीं करेगा, सारा का सारा अकाउंटिंग आईटी सिस्टम करेगा इंस्टेड ऑफ पर्सन। एग्जांपल भी लिया था, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किसने किया, कंप्यूटर नहीं कर लिया, कंप्यूटर जी नहीं कर लिया, सिस्टम नहीं कर लिया सर, एलविश भाई सिस्टम नहीं कर लिया, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अगला ऑटोमेटेड कंट्रोल, मैंने बोला ये ऑटोमेटेड कंट्रोल को मैं आईटी एनवायरनमेंट में डिजाइन कर दूंगा। एग्जांपल भी लिया था, फॉर्मेट चेक था, एक्जिस्टेंस चेक था, रीजनेबलनेस चेक था, बस ये 3 एग्जांपल को याद करते हुए चलने का, फॉर्मेट चेक, एक्जिस्टेंस चेक, रीजनेबलनेस चेक, अपन ने इस पे डीप पे चर्चा की थी, ठीक है। हाँ रिपोर्ट, भाई साहब सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट, क्या हुआ था सर, सिस्टम ने कोई रिपोर्ट निकाली थी जो कि मुझको सैम में बहुत मदद आ रही थी सर, सैम कौन था सर, सैम बहादुर वाला नहीं सर, सोर्स ऑफ एंटिटीज इंफॉर्मेशन व्हेन सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग, यानी कि जो रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट वो सोर्स बनेगी मेरी टेस्टिंग करने के लिए। मेरे को कुछ भी टेस्टिंग करना होगा ना, कुछ भी टेस्ट करना होगा तो वो रिपोर्ट्स की मदद से मैं उसको एनालाइज करके टेस्ट कर सकता हूँ। एनालिटिकल प्रोसीजर्स मेरे को करना हो ना तो वो रिपोर्ट के डेटा से कर सकता हूँ, और मैनुअल कंट्रोल के एग्जीक्यूशन में काम आएगी, वो रिपोर्ट पे मैं कुछ मैनुअल वर्क भी करके चल सकता हूँ। इन शॉर्ट सैम जो है इसके फायदे होंगे, सोर्स एनालिटिकल प्रोसीजर मैनुअल कंट्रोल, सोर्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स मैनुअल कंट्रोल, सोर्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स मैनुअल कंट्रोल, सोर्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स मैनुअल कंट्रोल। मैंने बोला ठीक है सर। आईटीजीसीस पता है क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल। सर ये किस बला का नाम है, मैंने बोला भाई सिंपल है, इंटरनल कंट्रोल्स जो कि आईटी के लिए लग रहे हैं ना, उसको तमीज वाली भाषा में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल्स कहते हैं। क्लियर है, मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव क्या है और कंट्रोल क्या है जनरल आईटी कंट्रोल्स के। सर कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और कंट्रोल्स क्या है जनरल आईटी कंट्रोल के। बहुत ईजी था, डेप सीसीसी, डेप सीसीसी, डेप सीसीसी, डेप सीसीसी, डेप सीसीसी। सब में एक कॉमन पॉइंट आएगा, पॉलिसीज प्रोसीजर्स, यानी डेप सीसीसी में पीपी कॉमन है, डेप सीसीसी में पीपी कॉमन है, पीपी बोले तो पॉलिसीज प्रोसीजर्स। इजी है क्या, मैंने बोला यार ये तो बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। मैंने बोला देख भाई, डेप डेटा सेंटर, एक्सेस सिक्योरिटी और प्रोग्राम चेंज। क्लियर है, डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस का डी उठा लिया, एक्सेस सिक्योरिटी का ए उठा लिया और प्रोग्राम चेंज का पी उठा लिया। भाई साहब क्लियर है, मैंने बोला भाई ये तो बहुत क्लियर है, मेरे को सब में ऑब्जेक्टिव भी बताने और अंदर कंट्रोल भी बताने। मैंने बोला इससे इजी कुछ है ही नहीं। डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशंस, ठीक है, ये हो गया मेरा डी, एक्सेस सिक्योरिटी ए, प्रोग्राम चेंज पी। तीनों में एक सीसीसी याद रखना था, डेटा सेंटर में मैंने आपको क्लाउड याद रखवाया था, एक्सेस सिक्योरिटी में मैंने आपको चतुर याद रखवाया था, प्रोग्राम चेंज में मैंने आपको चेंज याद रखवाया था। मैंने याद भी आपको कराया था कैसे। डेटा सेंटर में मेरी सारी सिस्टम किधर है, क्लाउड में सब कुछ भेज दे, मेरे फोटो वीडियो सब कुछ क्लाउड में, तो मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्वेश्चन में दोनों पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव भी बता मेरे को, कंट्रोल भी बता। मैंने बोला देख भाई तेरे को दोनों पूछेंगे, तेरे को ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे, तेरे को कंट्रोल भी पूछेंगे, तू टेंशन मत लेना भाई, मैं बैठा हूं। ऑब्जेक्टिव में तू लिख के आना क्या, क्लाउड बोले तो सारा का सारा डेटा क्लाउड में बैकअप है, ठीक है। कंट्रोल में भी सेम लिख के आ जाना भाई, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है कि तेरा डेटा बैकअप है। और कॉमन पॉइंट पॉलिसी प्रोसीजर, यानी कुछ मेहनत पड़ी क्या भाई साहब, कुछ मेहनत पड़ी नहीं, ठीक है।
क्लाउड वाला अपन ने लिया, ऑब्जेक्टिव में बैकअप, कंट्रोल में भी बैकअप और पॉलिसी प्रोसीजर वाला कॉमन पॉइंट सेम सेम सेम। एक्सेस सिक्योरिटी का तूने ए उठाया, हाँ सर ए उठाई एक्सेस सिक्योरिटी। अंदर क्या किया था, चतुर, यानी कि एक्सेस ऑथेंटिकेटेड बंदे को देना, रेंचो जैसे बंदे को दे मत देना। कंट्रोल में क्या लिया था, कंट्रोल में भी वही लिख दिया था कि एक्सेस जो है वो ऑथेंटिकेटेड बंदे को जाना चाहिए, टर्मिनेटेड यूजर को रिमूव कर देना, और पॉलिसी प्रोसीजर वाला कॉमन पॉइंट। भाई साहब कुछ याद ही नहीं किया, प्रोग्राम चेंज वापस से, भाई कुछ याद ही नहीं किया। मैंने क्या बोला था, प्रोग्राम जब मॉडिफाई होगा ना, चेंज होगा ना, तो उसको सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करना, चेंजेस को ट्रैक करना, और वापस से पॉलिसी प्रोसीजर वाला कॉमन पॉइंट। तुम समझ रहे हो, कुछ अपन ने याद किया ही नहीं, पॉलिसी प्रोसीजर वाला नॉर्मल पॉइंट सब में आ गया, और ऑब्जेक्टिव में जो लिखा है वही अपन ने कंट्रोल में एक पॉइंट बना के लिख दिया। क्लियर है, मैंने बोला हाँ सर क्लियर है, हम समझ गए हम समझ गए हम समझ गए हम समझ गए। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जबरदस्त वाला क्वेश्चन है, साइबर रिस्क क्या है, तुम्हारे ऊपर क्या साइबर अटैक होने वाला है। भाई साहब क्या अटैक होने वाला है पता है तुमको, तुम्हारा डेटा डैमेज होगा, स्टील होगा, डिस्ट्रॉय होगा एसपीएम डीडी आईआईआई के द्वारा। सर व्हाट डू यू मीन बाय एसपीएम डीडी आईआईआई? मैंने बोला देख भाई, स्पूफिंग, फिशिंग, मालवेयर, ठीक है। डीडी क्या है, मैंने बोला डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डीएनएस टनलिंग। आई क्या होता है सर, कुछ बोलो तो सही। मैंने बोला आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर थ्रेट्स, और आईओटी बेस्ड अटैक्स। सर क्या होता है, अभी टेंशन मत लो, अंदर डीप में समझेंगे तो याद आ जाएगा। मालवेयर में पता है क्या था, मेलिशियस सॉफ्टवेयर का यूज करके तुम्हारा डेटा चोरी करने की कोशिश की गई थी। सर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, टाइप्स जो है ना, टाइप्स वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एम फॉर मालवेयर, एम फॉर एमटीआर फाइल। सर एमटीआर फाइल क्या हुआ था, मोबाइल मालवेयर। मोबाइल मालवेयर में क्या हुआ था ना, मैं गणपति में गया था वो देखने के लिए, वहां पे सब लोग फ्री वाईफाई से मेलिशियस डाउनलोड कर लिया था। दो ही चीज याद रखनी है, फ्री वाईफाई था अनसिक्योर्ड वाला, और मेलिशियस लोगों ने डाउनलोड कर लिया था और उनके बैंड बज गई थी, ठीक है। हाँ ये था एम। टी फॉर ट्रोजन। ट्रोजन में मैं songs.pk पे गया, लेकिन अंदर जाके कुछ और ही निकल गया, यानी बाहर से तो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दिख रहा है, अंदर जाके नेटिव ओएस प्रोग्राम निकला। तुम समझ रहे हो, मैं सॉन्ग्स डाउनलोड करने की मंशा से गया था, लेकिन कुछ और ही डाउनलोड करके बाहर निकला। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर और नेटिव ओएस प्रोग्राम इसके कीवर्ड्स हैं। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर दिख रहा था बाहर से, लेकिन अंदर से क्या निकला, नेटिव ओएस प्रोग्राम। फिर आर से रैनसमवेयर। अक्षित ने कल क्या किया था ना, मेरा डेटा चुरा लिया था और बोला भाई तू मेरे को पैसा दे तभी मैं तेरा डेटा खोलूंगा, यानी कि मेरा डेटा, विक्टिम का डेटा इनक्रिप्ट हो गया, और डिक्रिप्ट करने के लिए अक्षित मेरे से पेमेंट मांग रहा था, ठीक है। फाइललेस मालवेयर, मैंने मेरा मोबाइल रिपेयर कराने को दिया, उसने है ना क्या किया ना, उसने सिस्टम में ही वायरस डाल दिया, यानी कि बिल्ट इनटू सिस्टम। उसको कोई कोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई फाइल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ी, एकदम इजी था सर ये मालवेयर। अगला पता है क्या पड़ता है, फिशिंग। फिशिंग में लोग क्या करेंगे ना, ईमेल के जरिए, एसएमएस के जरिए, फोन के जरिए तुम लोगों से फ्रॉड करेंगे। डेफिनेशन सबकी सेम आएगी, खाली टाइप्स बदल लें। डेफिनेशन में सब में यही होगा कि भाई मेलिशियस डाउनलोड तुमको कराए, तुम्हारा डेटा स्टील किया, चोरी किया, तुम्हारा नेटवर्क हैक किया। टाइप्स जो है ना वो सबके अलग अलग है। इसके कहते हैं एसएसवीडब्ल्यू। सर एसएसवीडब्ल्यू को पता है कितना ईजी था, देखो सिंपल है। स्मिशिंग और विशिंग तो अपन ने बहुत इजी से याद रखा था, कैसे, इशिंग 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 इशिंग, सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे इशिंग इशिंग। एंड में क्या था दोनों के, अबे इशिंग सेम ही था भाई, लेकिन देखो इधर एसएम था, एसएम तो एसएम से याद था एसएमएस, और विशिंग का वी था तो वी से अपन ने याद किया था वॉइस कॉल, अगर तुमको याद हो तो। देखो स्मिशिंग में तुम्हारी वो लोग कैसे बजा रहे हैं ना, टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तुमको, ठीक है। बोल रहे हैं हम रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे कि एसबीआई वालों ने तुमको मैसेज किया था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹5 लाख, क्लिक टू विड्रॉ, और तुम लोगों ने क्लिक कर भी लिया था, और उन्होंने तुम्हारा पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, सारा पर्सनल डेटा चुरा लिया था उन लोगों ने, ठीक है। हाँ सर विशिंग में क्या हुआ था, तुमको वॉइस कॉल आया था कि हम लोग कहां से बोल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहे हैं, और तुम तुम्हारा दो भाई जो भी क्रेडिट कार्ड नंबर है, तो इसमें इन लोगों ने कॉल किया वापस से रेप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन से, पासवर्ड क्रेडिट कार्ड चुरा लिया। यानी कि स्मिशिंग विशिंग सेम टू सेम है, डिक्टो टू डिक्टो है, लेकिन एक में एसएमएस की बात चल रही है, एक में वॉइस कॉल की। सर स्पीयर फिशिंग पता है क्या था, मेलिशियस ईमेल से तुम्हारा क्या कर लिया था, उन लोगों ने सिस्टम हैक कर लिया था, मेलिशियस ईमेल भेजा और तुम लोगों ने खोला और तुम्हारी लग गई, ठीक है। मैंने बोला हाँ। वेलिंग, मैंने बोला छोटी मछली को नहीं बड़ी मछली को पकड़ेंगे, वेल को पकड़ेंगे, बोले तो सी लेवल के एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय को पकड़ेंगे। सी वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, सी यानी कि चीफ लेवल के एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय को पकड़ेंगे, ताकि फर्दर साइबर अटैक कर पाए, बॉस का सिस्टम हैक कर लिया जाएगा। फिर आता है स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या होगा ना भाई, डेफिनेशन अंदर वही सबकी सेम है, इधर क्या करेंगे ना, तुमको उल्लू बनाया जाएगा। यानी कि दो तरीके होती है, डोमेन स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग। तुमको क्लास खरीदनी है, कहां से खरीदोगे, शंकरलखवानी.com से खरीदना, शंकरlखवानी.com से मत खरीद लेना। तुम समझ रहे हो मेरी बात को, यानी अटैकर है ना, अटैकर वैसा नाम मिलती जुलती नाम से ऐसा बनाएगा, इम्पर्सोनेट करेगा तुमको, मिलती जुलती नाम से वेबसाइट बना के तुमको उल्लू बनाने की कोशिश करेगा, उसको बोलता हूं डोमेन स्पूफिंग। फेक वेबसाइट बनाई जाएगी, पहले नजर में तो लेजिटिमेट लगेगी, लेकिन क्लोजर लुक करोगे ना तब तुमको सारा डिफरेंस पता चलेगा कि नहीं यार इसमें तो एक लेटर का डिफरेंस है, उधर शंकर लखवानी था, इधर शंकर एल लखवानी है। मैंने बोला हाँ यार ये तो इजी है। ईमेल स्पूफिंग में सेम, मेरा ईमेल आईडी है CA-Shankarlakhwani@gmail.com, और वो क्या होगा ना CA-Shankarlakhwani L मतलब उसमें कुछ ऐसा CA-Shankarlakhwani L लखवानी डबल L होगा, तो उसने वापस से फोर्जरी की है मेरे ईमेल एड्रेस की, और तुम लोगों ने मान लिया और तुम लोगों ने खोल लिया, तुमको लगेगा मैं भेज रहा हूँ। तुम समझ रहे हो, ऐसे सब वो लोग करते हैं। बात को बड़े ध्यान से समझना। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक क्या होता है पता है, आईटी वेबसाइट है ना, आईटी वेबसाइट काम करना बंद कर गई है, लेकिन ये पूरे जहान के लिए नहीं हुआ है, बाकी सब लकी है। किस्मत तो खाली मेरी फूटी है, खाली मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, क्यों, क्योंकि वो हैकर ने ऐसा किया है, फ्लड कर दिया है मेरे नेटवर्क को फॉल्स रिक्वेस्ट के साथ, ताकि मैं
रूटीन टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाऊं, यूजर इज अनेबल टू परफॉर्म रूटीन टास्क। इसमें मेरा कोई डेटा लॉस या कोई रैंसम वो लोग नहीं मांगेंगे मेरे से, लेकिन मेरा टाइम और मनी तो वेस्ट हुआ ना। वो क्लाइंट साला जो मेरे पास आने वाला था किसी और से के पास चला गया, मेरा टाइम खोटा, मेरा मनी खोटा, सब चला गया ना। हाँ सर, क्यों? क्योंकि मैं रूटीन टास्क नहीं कर पाया। इजी था, इजी था। अगला पता है क्या था? आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। यानी कि क्या किया था ना अक्षित ने कल, अक्षित ने कल क्या कांड किया था तुमको याद है? चुपके से उसने मेरा पासवर्ड देख लिया था, ठीक है, और मैं भी महान था, मैंने सेम यूजर आईडी और पासवर्ड लगाया था सारी जगह पे, मल्टीपल अकाउंट्स पे, तो ठीक है, तुम समझ रहे हो? तो यानी कि उसको एक का पासवर्ड मिला ना, उसको फेसबुक का पासवर्ड मिला, तो उसको मेरा इंस्टा का भी पासवर्ड मिल जाएगा, सबका उसको पासवर्ड मिल जाएगा। तुम समझ रहे हो? मैंने बोला हाँ सर। और वो क्या कर रहा था? मेरी आइडेंटिटी उसने ले ली थी, इसलिए इसका नाम है आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। एडवर्सरी प्रिटेंड्स टू बी दैट यूजर। अक्षित प्रिटेंड कर रहा था कि भाई मैं, और मेरे नाम से चैट कर रहा था। तुमको पता है ना? हाँ सर, समझ गए। इनसाइडर थ्रेट में पता है क्या होता है? बहुत ईजी है इनसाइडर थ्रेट। एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय, वो क्या करता है? तुम्हारी बजा के चला जाता है, कंपनी का सेंसिटिव डेटा बाहर लीक कर देता है, ठीक है। अगला आ रहा था आईओटी बेस्ड अटैक। क्या था ये? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सारी की सारी चीजें आजकल नेट से कनेक्टेड है। एसी से लेकर के वॉशिंग मशीन से लेकर के, एसी से लेकर के वॉशिंग मशीन से लेकर के स्मार्ट वॉच से लेकर के सारी की सारी चीजें क्या है ना, इंटरनेट से कनेक्ट है। यानी हैकर ने तुम्हारी एक डिवाइस पे कंट्रोल पा लिया ना भाई, तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी, तुम्हारा सारा डेटा चोरी हो जाएगा। डीएनएस टनलिंग। क्या था? कैरम को क्या, सॉरी रम को क्या बोल रहे थे? कैरम। कैरम कोडवर्ड की भाषा यूज करो। डोमेन नेम सिस्टम को बोलता हूं मैं कोडवर्ड की भाषा। बाईपास करूंगा ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स और उसको क्या करूंगा? एनकोड करूंगा। सर ज्यादा इसमें टेंशन मत लो, 3 कीवर्ड्स याद रखते हुए चलना। डोमेन नेम सिस्टम है, इसको मैं क्या करूंगा? बाईपास करने की कोशिश करूंगा और एनकोड करूंगा बिट बाय बिट। इजी इजी इजी, मजा आ गया सर। स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क। सर साइबर रिस्क के क्या स्टेजेस थे? मैंने बोला एम इसका मेमोरी टेक्निक था। देखो भाई, पहले मैंने असेस किया साइबर रिस्क क्या है। भाई असेस मैंने क्या किया पता है? कि अक्षित ने मेरे साथ बहुत बड़ा कांड कर दिया, मैं सर पकड़ के बैठ गया था, एकदम टेंशन में आ गया था सर, मेरी जिंदगी तबाह कर दी थी इंसान ने। यानी सीआईआर, सर पकड़ के बैठा था ना मैंने बोला हाँ सर। सी में मैंने लिया था कॉमन क्रिमिनल। आई में इनसाइडर वालों ने जो मेरे को भी धोखा दिया था, अपने ही कंपनी वालों ने। और रैंसमवेयर। रैंसमवेयर में क्या था भाई साहब? उन लोगों ने रैंसम मांगा था, ठीक है, अभी नहीं मांगा था, मैंने बोला था ऊपर। रैंसमवेयर में मालवेयर का एक टाइप होता है, मैंने बोला हाँ सर, मालवेयर का एक टाइप होता है कि उन लोगों ने बोला पैसा दो तभी हम लोग क्या करेंगे, तभी हम लोग कुछ आगे बढ़ाएंगे चीजें। मैंने बोला हाँ सर, हाँ याद आता है, मेरे को याद आता है। मैंने बोला हाँ, सीआईआर किया था। ग्रेट, सब लोग चैट बॉक्स में लिखने, बहुत खुश हूं मैं तुम लोगों से। कॉमन क्रिमिनल, इनसाइडर, रैंसमवेयर। कॉमन क्रिमिनल, इनसाइडर, रैंसमवेयर। कॉमन क्रिमिनल, इनसाइडर, रैंसमवेयर, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ साइबर रिस्क। अक्षित ने जो कांड किया था ना, उसका इंपैक्ट बहुत गहरा था। मेरे रेड ब्लड सेल्स, दांत, फेफड़े, ब्लड सब पे इंपैक्ट आ गया था, मेरी हेल्थ पे इंपैक्ट आ गया था, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ सर। रेड ब्लड सेल बोले तो रैंसमवेयर, हाँ सर। बी बोले तो बिजनेस इंटरप्शन। सी बोले तो रेगुलेटरी कॉस्ट। दांत, फेफड़े, ब्लड बोले तो डेटा लॉस, फाइन्स एंड पेनल्टी, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। मेरे साथ साथ 2-2 3-3 बार बोलेंगे, क्योंकि जिंदगी में ऐसा है ना, तुमको टाइम ना मिले तो भी तुम रिवीजन लेक्चर देखो तो मजा आना चाहिए, ऐसा मेरा एम है। आर फॉर रैंसमवेयर, आर फॉर रैंसमवेयर, आर फॉर रैंसमवेयर, आर फॉर रैंसमवेयर, आर फॉर रैंसमवेयर। तुम्हारे लिए 5 बार बोल दिया, अब बोलो। फिर बी फॉर बिजनेस इंटरप्शन, बिजनेस इंटरप्शन, बिजनेस इंटरप्शन, बिजनेस इंटरप्शन, बिजनेस इंटरप्शन, बिजनेस इंटरप्शन, ठीक है। सी फॉर रेगुलेटरी कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉस्ट, रेगुलेटरी कॉस्ट, ठीक है। दांत, फेफड़े, ब्लड। दांत, फेफड़े, ब्लड क्या होता है भाई? डेटा का लॉस हो गया, रेपुटेशन का लॉस हो गया, डेटा का लॉस हो गया, रेपुटेशन का लॉस हो गया, डेटा का लॉस हो गया, रेपुटेशन का लॉस हो गया। फेफड़े, फाइन लग गया, 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 फाइन लग गया। और बी बोले तो ब्लड, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, 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 ठीक है। अब मेरे को मैनेज तो करना पड़ेगा ना साइबर रिस्क को। मैंने बोला हाँ, पहले मैंने असेस किया साइबर रिस्क को कि भाई अक्षित ने मेरे साथ कांड कर दिया, फिर मेरे हेल्थ पे इंपैक्ट हुआ, लेकिन अब मैनेज तो करना पड़ेगा, पासवर्ड सारे बदलने पड़ेंगे। उसके लिए मेरे को 2 चीजें अंडरस्टैंड करनी है, 2 ए करने, अंडरस्टैंड टू ए टू। सब लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे अंडरस्टैंड 2 ए 2, अंडरस्टैंड 2 ए 2। देखो अंडरस्टैंड करने में को 2 रिस्क और ए में भी 2 आईटी है। भाई ये लोग पागल लोग, अंडरस्टैंड करने में को 2 रिस्क, पता है क्यों पागल लोग? सेम पॉइंट बना दिया। पहला था एक्सेप्टेड रिस्क और उसके कंट्रोल, दूसरा है साइबर रिस्क। अंडरस्टैंड क्या करना है भाई? पागल है ये लोग, पता नहीं क्यों 2 पॉइंट बनाए, एक्सेप्टेड रिस्क और कंट्रोल और साइबर रिस्क। मेरे को क्या अंडरस्टैंड करना है? एक्सेप्टेड रिस्क और कंट्रोल, दूसरा साइबर रिस्क, एक्सेप्टेड रिस्क और कंट्रोल, दूसरा साइबर रिस्क, एक्सेप्टेड रिस्क और कंट्रोल, दूसरा साइबर रिस्क। ए 2 में पता है क्या करना है? असेस करना है आईटी प्रोग्राम को, अलाइन करना है मेरे को आईटी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। असेस करना है आईटी प्रोग्राम, अलाइन करना है आईटी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। बस इतना ही लिखो। कल जो मैंने कराया था ना तुमको साइबर सिक्योरिटी से, भूल जाओ भाई, सब याद नहीं कर पाओगे, खाली मैं जितना लिमिटेड बोल रहा हूं उतना याद करते हुए चलना। असेस करना है आईटी प्रोग्राम को, अलाइन करना है मेरे को आईटी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। असेस करना है आईटी प्रोग्राम को, अलाइन करना है आईटी ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स। यस सर, मजा आया। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, आईपीडीआरआर वाज द मेमोरी टेक्निक। अंदर तुमको बहुत दिख रहा होगा, लेकिन अपन ने बहुत लिमिटेड किया था, जितना अपन ने बोल्ड किया उतना ही अपन ने किया था। पहले मैं रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहा था, फिर मैं रिस्क को प्रोटेक्ट कर रहा था, डिटेक्ट कर रहा था, ये हो गया मेरा आईपीडी। फिर मैं आरआर कर रहा था, बोले तो रिस्पॉन्ड कर रहा था, बोले तो रिकवर कर रहा था।
आइडेंटिफाई मैंने किया रिस्क को, पता है मैंने खाली दो ही चीजें देखी थी। रिस्क को मैंने असेस किया था, रिव्यू किए थे इन्फॉर्मेशन असेट, जैसे कि पेटेंट, कि भाई मेरे पेटेंट वेटेंट सब अपडेटेड होने चाहिए, ठीक है सर, समझ गए, हाँ सर, नहीं तो फिर कोई चोरी वोरी करके ना चला जाएगी, बस यही दो देखना था मेरे को, आरआर देखना है इसमें। क्या रिस्क को असेट किया, रिव्यू इन्फॉर्मेशन, रिस्क को असेस किया, रिव्यू इन्फॉर्मेशन असेट, रिस्क को असेस किया, रिव्यू इन्फॉर्मेशन असेट, सब लोग लिखेंगे रिस्क को मैंने असेस किया, रिव्यू किया, इन्फॉर्मेशन असेट, क्लियर। मैंने बोला हाँ, रिस्क को असेस किया, रिव्यू किया, इन्फॉर्मेशन असेट, रिस्क को असेस किया, रिव्यू किया, इन्फॉर्मेशन असेट, रिस्क को असेस किया, रिव्यू किया, इन्फॉर्मेशन असेट। मैंने बोला बहुत मजा आ रहा है सर। प्रोटेक्ट कैसे करोगे तुम लोग रिस्क को? तुम जनरल पॉइंट सीखो डेटा सिक्योरिटी के। जनरल पॉइंट तुम क्या करोगे, तुमको कोई रिस्क आई, ठीक है, तो तुम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? पहले तो अपने टीम में सबको सिखा दो कि भाई फॉर्मल ट्रेनिंग दे दो कि रिस्क से तुम लोग को कैसे लड़ना है, डेटा में कुछ भी दिक्कत आई, ठीक है, कोई भी रिस्क आई, जैसे अभी अपन ने ऊपर पढ़े थे डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, डाउन टाइम, ठीक है, तो मैंने बोला फॉर्मल ट्रेनिंग दे दूंगा टीम को। चलो उनको तो दे दी, मेरे को भी डेटा सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और मेरे को किसी को भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं देना, यानी कि उन लोग को मैंने टीम को बोल दिया कि ए टीम, ए पागलो, चलो तुम फॉर्मल ट्रेनिंग ले लो मेरी टीम वालों, और मेरे को भी थोड़ी अक्ल होनी चाहिए ना कि मैं डेटा को सिक्योर रखूं और किसी को अनऑथराइज एक्सेस ना दूं, ऐसा मैंने किया, ठीक है सर, समझ गया। डिटेक्ट रिस्क में मेरे को अंदर से कुछ नहीं पढ़ना था, खाली मेरा चार्ट याद करते हुए चलना। डिटेक्ट मेरे को करना है CSR, इसमें CSR यानी कि साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को मैं डिटेक्ट करूंगा, सिक्योरिटी के ब्रीचेस को, रिपीटेटिव टास्क को, वापस से साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को, सिक्योरिटी के ब्रीच को, रिपीटेटिव टास्क को, साइबर सिक्योरिटी के रिस्क को, सिक्योरिटी ब्रीच को, रिपीटेटिव टास्क को। मैंने बोला हाँ यार ये तो बढ़िया है। अगला पता है मैंने क्या किया था, रिस्पॉन्ड किया था रिस्क को। हवा में कभी भी मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा, क्या मैं हवा में रिस्पॉन्ड करूंगा क्या? ना सर, पहले इंपैक्ट देखूंगा, सीवियरिटी देखूंगा, फिर रिस्पॉन्ड करूंगा, बस वही लिखा है अंदर। साला इंपैक्ट देखा, साला सीवियरिटी देखा, फिर रिस्पॉन्स प्लानिंग किया। मैंने बोला इजी है, इजी है। रिकवर कैसे करूंगा रिस्क से? भाई कुछ नहीं है, एंटीवायरस लगा दे, रिकवर हो जाएगा। एंटीवायरस कर, अपग्रेड कर, अपडेट कर, हो जाएगा तेरा रिकवर। ज्यादा माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, एकदम अंदर जनरल बातें थी। अगला पता है क्या था, क्या मेरे कंट्रोल कंसिडरेशंस आएंगे साइबर रिस्क के लिए, साइबर रिस्क के लिए, साइबर रिस्क के लिए, या तो फिर इंटरनल कंट्रोल क्या आएंगे? क्वेश्चन में बोलेगा साइबर रिस्क, साइबर रिस्क, साइबर रिस्क क्या थे? वेब कंट्रोल। कॉमन पॉइंट है सबके अंदर, हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट सिस्टम और प्रोटोकॉल। सर वेब में पहला क्या था? वी फॉर कंट्रोल्स अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशन। मैंने बोला भाई चेंजेस हुआ था वेंडर इन्फॉर्मेशन पे, वेंडर ने उल्लू बना दिया था अपने को। पता है क्या, कोई फ्रॉडस्टर ने अपने को फोन किया, बोला मेरा बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया है, तो अपन ने उसको पैसा भेजा, पता चला वो वेंडर नहीं था, वो तो फ्रॉडस्टर था, वो प्रिटेंड कर रहा था कि भाई मैं वेंडर हूं। तो पहली लाइन क्या है? प्रिटेंड कर रहा हूं वेंडर हूं। चेक क्या करना है? अपने कॉमन पॉइंट, हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट सिस्टम और क्या प्रोटोकॉल फॉलो किए, ठीक है, हाँ सर समझ गए। कौन रिस्पॉन्सिबल है चेंजेस करने के लिए वेंडर मास्टर डेटा में? हाँ सर। क्या सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो चेंज करने के लिए वेंडर मास्टर डेटा में, और क्या प्रोटोकॉल है कि नहीं है कि कोई भी फोन करेगा और तुम चेंज कर दोगे पागलों की तरह? अगला, कंट्रोल्स अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड। बैंक का मेल आया था, पहला और दूसरा वाला पॉइंट एकदम डिक्टो सेम है। पहले वाले में वो प्रिटेंड कर रहा था कि मैं वेंडर हूं, दूसरे वाले में वो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूं, बैंक हूं। वो झूठ बोल रहा है कि भाई मैं SBI से बात कर रहा हूं, लेकिन वो SBI से बात नहीं कर रहा था, अपने घर से बात कर रहा था। अंदर पॉइंट सेम आएंगे सर। क्या, कौन रिस्पॉन्सिबल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल, व्हाट सिस्टम और प्रोटोकॉल। भाई डिक्टो से में कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। और पैच मैनेजमेंट में पॉइंट सेम नहीं आएंगे, पहले कॉमन सेंस है। अभी तो अपन पढ़ के आए भाई, ये ऊपर जो अपन ने पढ़ा ना, देखो वही पॉइंट लिख के आ सकते हो। ये नहीं पढ़ा अभी अपन ने, रिकवर कैसे आप करोगे रिस्क से। मैंने बोला पैच अपग्रेड कर देना, अपडेट कर देना, एंटीवायरस कर देना, बस वही सारी बातें। कंट्रोल्स अराउंड पैच मैनेजमेंट यानी कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी क्या है, पैच मैनेजमेंट प्रोग्राम कैसा है, तुम लोगों ने अपडेट वगैरह किया कि नहीं, और तुमको नोटिफिकेशन आया कि नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वाला का नोटिफिकेशन नहीं आता है कि विंडोज का नया वर्जन आया, इंस्टॉल कर ले बेटा, बस वही सारी बातें इसमें थी, ठीक है सर। मैंने बोला हाँ हम समझ गए। अगला आता है मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक और मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक, रिमोट ऑडिट और वर्चुअल ऑडिट। यानी घर पे बैठे बैठे मैं इलेक्ट्रॉनिकली क्या कर रहा हूँ, ऑडिट कर रहा हूँ, मेरे को जाने की साला जरूरत ही नहीं पड़ रही है। कंसिडरेशंस क्या थे पता है, मैं फीजिबल रखना चाहूंगा इसको, सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए, रिस्क कम होनी चाहिए। फीजिबल रखूंगा, सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए, रिस्क कम होनी चाहिए। फीजिबल रखूंगा, सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए, रिस्क कम होनी चाहिए। फीजिबल रखूंगा, सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए, रिस्क कम होनी चाहिए। फीजिबल रखूंगा, सिक्योरिटी हाई होनी चाहिए, रिस्क कम होनी चाहिए। सर क्या बोल रहे हो? मैंने बोला फीजिबिलिटी एंड प्लानिंग, यानी इसमें आएगी तीन चीजें, एग्रीमेंट, एग्जीक्यूशन, डॉक्यूमेंटेशन। मैं पहले एग्री करूंगा, चलो बातें कर दे, फिर एग्जीक्यूट करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा, एग्री करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा, एग्री करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा, डॉक्यूमेंट करूंगा। एग्री करूंगा टाइमलाइन पे कि भाई मेरे को कब ऑडिट करने आना है, जूम पे करेंगे, गूगल मीट पे करेंगे तो आखिर किधर करेंगे। एग्जीक्यूशन यानी कि अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे और बस डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, इतना अपने को याद करते हुए चलना था। नॉर्मल एग्रीमेंट करूंगा, एग्जीक्यूशन करूंगा, डॉक्यूमेंटेशन करूंगा, ये तो नॉर्मल भी होता है ना ऑडिट में, इतना तो करते ही। हाँ, अगला मैंने क्या बोला था, मेरे को सिक्योरिटी रखनी है भाई साहब, फीजिबल रखना है। अगला क्या था, सिक्योरिटी रखनी है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, डेटा को इनक्रिप्ट करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा ऑडिटर को, देख भाई मैं एग्रीमेंट करूंगा, मैं क्लाइंट हूं ना, मैं ऑडिटर के साथ एग्रीमेंट करूंगा, ए ऑडिटर पागल हो जैसे स्क्रीनशॉट मत ले लेना, मेरा क्या है ना डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियल है। और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा, पब्लिक नेटवर्क पे टाइम पास गिरी नहीं करूंगा। फीजिबल रखना था, सिक्योरिटी बड़ी रखनी थी, रिस्क कम रखनी थी, यानी कि रिस्क असेसमेंट। पता है क्या होगा, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए ताकि मैं रिस्क को असेस करके मैनेज कर पाऊं। और मेरे को देखना है कि क्या रिमोट ऑडिट सफिशिएंट है, क्या मेरे को फिजिकल
फिजिकल ऑडिट भी करने की जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है? हाँ, एडवांटेजेस ऑफ रिमोट ऑडिट वेरी इंपॉर्टेंट भाई। रिमोट ऑडिट अपन ने क्या किया था, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मेमोरी टेक्निक रिमोट ऑडिट है, यानी कि इससे क्या अपन ने याद किया था भाई, अपना टीवी वाला रिमोट। मैंने बोला देखो भाई क्या थे, ट्रैवलिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सोफा पे बैठे बैठे उसको क्या कर सकते हो, कंफर्ट के साथ चला सकते हो, नो ट्रैवलिंग कंफर्ट, ठीक है। हैंड से चलाओगे, सिलेक्शन कर पाओगे टीवी चैनल का, और स्प्रेड होकर सोफा पे तुम क्या कर सकते हो, तुम स्प्रेड होके क्या कर सकते हो, चैनलों को चेंज कर सकते हो, ठीक है। नो ट्रैवल, रिमोट में अपन को ट्रैवल नहीं करना पड़ता है ना, टीवी पे मतलब वो सोफा पे बैठे बैठे अपन चलाते हैं ना। मैंने बोला हाँ, ये रिमोट ऑडिट में भी कोई ट्रैवल नहीं लगेगा, नो ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट, ना तो ट्रैवल का टाइम जाएगा ना कॉस्ट जाएगा। कंफर्ट है भाई, कंफर्ट है क्योंकि सारा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तुम रिमोट को हैंड से चला रहे थे। मैंने बोला इधर तुमको फर्स्ट हैंड एविडेंस मिलेगा क्योंकि तुमको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा। मैंने बोला ठीक है सर, समझ गया। वहां पे मैं सिलेक्शन कर पा रहा था टीवी चैनल का, इधर मैं सिलेक्शन कर पा रहा हूँ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स में से, ठीक है। और उधर में स्प्रेड हो रहा था सोफा पे, इधर मैं वीक तक स्प्रेड होकर काम कर पाऊंगा, मेरे को बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा काम करने का। डिसएडवांटेजेस पता है क्या थे रिमोट ऑडिट के, लेकिन तुम रिमोट वापरते हो ना टीवी का, तो वो रिमोट में कभी कभी इश्यू आ जाता है, तुमको ऐसे उसको मारना पड़ता है। वॉयलेशन यानी क्या था, अपन ने क्या याद किया था, रिमोट को यूज करके तुम बहुत वायलेंट हो जाती हो, तुम्हारी बॉडी सेंसिटिव हो जाती है। रिमोट को यूज करना कल्चर के खिलाफ है। अपने कल्चर में तो क्या, अपने को एक्सरसाइज करनी चाहिए, और रिमोट का इस्तेमाल करके तुम सारा पानी पीने तक नहीं उठते हो, इतने बुरी तरह से तुम आलसी हो जाते हो, ठीक है। तो पहले क्या थे, रिमोट में कुछ इश्यू आए थे, मारना पड़ा था। सेम चीज मैं जूम पे अगर ऑडिट करूंगा तो हो सकता है कुछ नेटवर्क इश्यू मेरे को परेशान कर दे, ठीक है सर। दूसरा क्या था, रिमोट से तुम वायलेंट हो जाते हो ना भाई, तुम लोग पूरा दिन बैठ के टीवी देखते हो ना, तो ऐसी रिसर्च हुई है कि जो लोग ज्यादा ये टीवी वीवी देखते हैं, मोबाइल करते हैं, वो लोग जिंदगी में ज्यादा वायलेंट हो जाते हैं, ठीक है। शांत नहीं रहते, उनका मगज शांत नहीं रहता है, दिमाग उनका शांत नहीं रहता है। तो देखो भाई, ये सिक्योरिटी का हो सकता है वायलेशन हो जाए, कॉन्फिडेंशियलिटी का वायलेशन हो जाए। मैंने बोला था ना कि स्क्रीनशॉट वगैरह मत लेना, पर ऑडिटर ने कभी स्क्रीनशॉट ले लिया तो हो सकता है ना कॉन्फिडेंशियलिटी का वायलेशन हो गया। मैंने बोला हाँ। फिर मैंने क्या बोला था, सेंसिटिव बॉडी हो जाती है रिमोट यूज करके, यानी कि कभी कभी सेंसिटिव डेटा का तुम लोगों को एक्सेस नहीं मिलता है, तुम ऑडिटर हो, तुमको नहीं मिलेगा सेंसिटिव डेटा जो होगा ना वो। मैंने बोला था कल्चर में नहीं है, याद है मैंने अपन को कल एग्जाम्पल दिया था कि मान लो मैं एमपी का हूँ और मैंने गुजरात से किसी ऑडिटर को मंगाया, तो उसका कल्चर मेरा कल्चर अलग है। क्यों भाई, क्योंकि उसको नहीं पता इधर एमपी में क्या लॉस चल रहे हैं, तो भाई कल्चरल चैलेंजेस हो सकते हैं क्योंकि उसको लोकल लॉस की नॉलेज नहीं है। और क्या है ना, पानी पीने भी नहीं उठते हो आप, इतने आलसी हो जाते हो, यानी कि स्टॉक टेक करने, पानी टेक करने ऐसे याद रख सकते हो। तो मैंने बोला फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट स्टॉक टेकिंग तो हो ही नहीं पाता है ना घर पे बैठे बैठे। हाँ, एक पॉइंट अपन ने एमसीक्यू में देखा था, अगर तुमको याद हो तो देखो, डॉक्टर्ड डॉक्यूमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है ना वो इंक्रीज हो जाती है। तुम समझ रहे हो, लोचे वाले डॉक्यूमेंट की जो अपॉर्चुनिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, एक कंप्यूटर में ही होती है उनके, तो उसका तो तुमको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, तुम ऑडिटर हो ना, उनका तुमको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है, तो उसमें वो लोग कुछ लोचा नहीं कर सकते। पर उनके पास कोई फिजिकल कॉपी होती है, तुम उसको बोलते तुम मेरे को कैम स्कैनर से मेरे को स्कैन करके भेजो, तो उसमें दिक्कत हो सकती है, उसमें वो लोग तुमको लोचा करके भेज सकते हैं। हाँ सर, कल एमसीक्यू भी देखा था। अगला आता है डेटा एनालिटिक्स। मैंने बोला कुछ नहीं था, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालता, रॉ डेटा से पूरा बिखरा हुआ डेटा था। मैंने बोला मस्त सॉफ्टवेयर में डाल के उसको अच्छा किया था, सॉफ्टवेयर में डाल के मर गए थे, यानी डाई। ऑडिट एनालिटिक्स हेल्प्स टू डाई यानी कि मरने वाला डाई नहीं। मैंने बोला डाई बोले तो डिस्कवर करूंगा पैटर्न को, आइडेंटिफाई करूंगा एनोमली को, और एक्सट्रैक्ट करूंगा अदर इन्फॉर्मेशन। सब लोग लिखेंगे चैट बॉक्स में डाई। क्या करूंगा, डिस्कवर करूंगा पैटर्न को, आइडेंटिफाई करूंगा एनोमली को, एक्सट्रैक्ट करूंगा यूजफुल इन्फॉर्मेशन को। सर इसको जो करते हैं ना अपन डेटा एनालिटिक्स, इसको मैं बोलता हूँ काट, यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिटिंग टेक्निक्स के जरिए करते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है डेटा एनालिटिक्स के, एग्जांपल्स क्या है काट के, पॉपुलर मेथड्स क्या है, पॉपुलर टूल्स क्या है, ऐसा सब है एग्जांपल। देखो भाई कौन से हैं, AABC, कम ऑन एवरीबॉडी से AABC, AABC, AABC बोले तो A फॉर ऑडिट कमांड लैंग्वेज, A फॉर ऑल्ट्रिक्स, B फॉर पावर BI और C फॉर केसवेयर। इजी है, मैंने बोला अंदर का तो और भी इजी था। ऑडिट कमांड लैंग्वेज में पता है क्या था, सब लोग पैटर्न पकड़ो फ्रॉड पकड़ो, पैटर्न पकड़ो फ्रॉड पकड़ो, पैटर्न पकड़ो फ्रॉड पकड़ो, पैटर्न पकड़ो फ्रॉड पकड़ो, कम ऑन एवरीबॉडी से पैटर्न पकड़ो फ्रॉड पकड़ो। अबे वही है, पैटर्न पकड़ा था हाँ सर, और फ्रॉड को डिटेक्ट किया था, फ्रॉड को प्रिवेंट किया था। कैसे, एक एग्जांपल भी लिया था, मस्त ट्रायल बैलेंस का रिकंसिलिएशन करना, तेरे को पैटर्न भी पता चल जाएगा, फ्रॉड भी तू पकड़ लेगा आसानी से, ठीक है। ऑल्ट्रिक्स में क्या था, सी भाई, इससे इजी कुछ था ही नहीं। मैंने बोला कंसोलिडेट करूंगा, मैंने बोला हाँ सर कंसोलिडेट करूंगा। कंसोलिडेट मैंने करा था सारा डेटा को, भले वो फाइनेंशियल डेटा था, ऑपरेशनल डेटा था, और मेरे को कोडिंग की कोई नॉलेज की जरूरत ही नहीं थी, यानी कि नो प्रायर नॉलेज ऑफ कोडिंग, ठीक है सर। व्हाइट हेड जूनियर पे कोई जाने की जरूरत ही नहीं है, कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है मेरे को, इसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, ऐसे आम आदमी भी आसानी से इसको परफॉर्म कर पाता था। क्लियर है, मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। अगला पता है क्या था, पावर BI। सर अभी पावर में कौन है, ये वाली पार्टी देख लो, समझ लो ये वाली पार्टी भी पावर में, समझ रहे हो। मैंने बोला हाँ ये पार्टी भी पावर में, तो B फॉर ये वाली पार्टी का नाम और B फॉर BI, समझ रहे हो। मैंने बोला हाँ। अब क्या है ना, देखो इसका क्या है ना, कैसे याद रखना है ना, आम आदमी
जो है ना आम आदमी, वो भी इसको यूज कर सकता है, यानी कि नॉन टेक्निकल यूजर के लिए भी ये बनाया गया है। तुम समझ रहे हो, आम आदमी पार्टी का कोई नेता था, वो वास कर रहा था अपने निवास में, उस पर क्या लग गया, अनयूजुअल इल्जाम लग गया, और ये पार्टी ने क्या कर दिया, उसको रिपोर्ट कर दिया। तुम समझ रहे हो मेरी बात को? मैंने बोला हाँ सर, आम आदमी का पार्टी का नेता अपने घर में क्या कर रहा था, वास कर रहा था, उस पर अनयूजुअल इल्जाम लग गया बेचारे पे, और ये वाली पार्टी ने क्या कर दिया, रिपोर्ट कर दिया। क्लियर है? मैंने बोला हाँ सर ये तो क्लियर है। यानी कि आम आदमी के लिए बनाया गया है, नॉन टेक्निकल बिजनेस यूजर के लिए बनाया गया, इसमें कुछ भी ऐसा हाईफाई सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, वास कर रहा था, यानी कि विजुअलाइज एग्रीगेट एनालाइज शेयरिंग डेटा के काम आएगा, विजुअलाइज एग्रीगेट एनालाइज शेयरिंग डेटा के काम आएगा। मैंने बोला क्लियर है। अनयूजुअल बेचारे पे लगा था इल्जाम, यानी कि आउटलायर इन पॉपुलेशन पता करने में मदद करेगा। आउटलायर का मतलब ही होता है कोई अनयूजुअल डेटा पता करने में मदद करेगा, और क्या कर दिया था, उसका रिपोर्टिंग कर दिया था, यानी कि रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी ये काम का है। कोई डैशबोर्ड बनाना हो ना रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उसके लिए भी ये बहुत काम का है। केसवेयर क्या था, सी फॉर केसवेयर, सी फॉर कंडक्टिंग। मैंने बोला देखो भाई इजी है, सी फॉर केसवेयर, सी फॉर कंडक्टिंग मालूम है, बहुत ज्यादा इजी है। पता है क्या है? मैंने बोला भाई देख, सी फॉर केसवेयर, सी फॉर कंडक्टिंग, कंडक्ट मेरे को करना है ऑडिट क्विकली, एक्यूरेटली, कंसिस्टेंटली, ताकि मैं अच्छे डिसीजन ले पाऊं, रूटीन टास्क एलिमिनेट कर पाऊं। सब लोग वापस से करेंगे हाथों का प्रयोग, अच्छे डिसीजन ले पाऊं, रूटीन टास्क एलिमिनेट कर पाऊं, डिसीजन ले पाऊं अच्छे और रूटीन टास्क को क्या कर पाऊं, एलिमिनेट कर पाऊं, डिसीजन ले पाऊं अच्छे और रूटीन टास्क को क्या कर पाऊं, एलिमिनेट कर पाऊं, डिसीजन ले पाऊं अच्छे और रूटीन टास्क को क्या कर पाऊं, एलिमिनेट कर पाऊं। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अगला अर्थ था ऑटोमेटेड टूल्स क्या है सर ऑडिट में, टूल्स कौन से हैं ऑडिट में? तुम क्या मैथ्स की क्लास जाके बैठो, +1 -1। ऑटोमेटेड टूल्स क्या है ऑडिट में, बात बड़ी ध्यान से समझो। कौन से टूल्स है? मैंने बोला डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो मेहरबानी करके ये टूल्स को याद रखना। सर कौन से टूल्स रहेंगे? मैंने बोला पहले आएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फिर आएगा एआई अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर आएगा अपना ब्लॉकचेन आएगा, फिर मैंने बोला आएगा ब्लॉकचेन का ही पार्ट है एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन, और एंड में आएगा आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। लेकिन जब तक तुमको क्वेश्चन ना बोले ना एनएफटी के बारे में लिखने के लिए, तब तक तुम एनएफटी के बारे में नहीं लिखोगे। ठीक है, मैंने बोला हाँ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में पता है क्या है? सारी डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका फोन, स्मार्ट वॉच, वॉशिंग मशीन, साला सब कुछ आजकल इंटरनेट से कनेक्ट हो गया। इंटरनेट ने तुम्हारी जिंदगी को क्या कर दिया है, हर जगह पे कब्जा कर लिया है। ठीक है हाँ सर, इसमें तुमको क्वेश्चन में बोलेगा तुम इंप्लीकेशन भी लिख के बताओ, रिस्क भी लिख के बताओ। ठीक है, रिस्क अपन ने कॉमन पढ़े थे, 5D के रिस्क थे। देखो सर 5D क्या था, डिवाइस के दो लिए थे, डिवाइस को हाईजैक करना, डिवाइस को थेफ्ट करना, डिवाइस हाईजैकिंग, डिवाइस थेफ्ट, डिवाइस हाईजैकिंग, डिवाइस थेफ्ट, डिवाइस हाईजैकिंग, डिवाइस थेफ्ट। ये दो डिवाइस थे, दो डेटा के थे, डेटा साइफोनिंग, डेटा ब्रीच, डेटा साइफोनिंग, डेटा ब्रीच, डेटा साइफोनिंग, डेटा ब्रीच, और एक था डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अगर तुमको याद हो तो सर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक वही था जो मेरी आईटी की वेबसाइट काम नहीं कर रही थी ना, वो था मेरा डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मैंने बोला हाँ सर समझ गए, हम समझ गए। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मैंने बोला ठीक है सर, ये हो गया अपना 5D। सर ऑडिट इंप्लीकेशन पता है, सब में एक कॉमन पॉइंट तो चिपका के आई जाने का, इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्क क्या रहेगी, ये ऑडिट इंप्लीकेशन सब में कॉमन। मैंने बोला देखो इंटरनेट ऑफ थिंग में पता है मैंने क्या पढ़ा था, मैं मैनुअल कंट्रोल पे भरोसा ना करके ऑटोमेटेड कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करूंगा। यानी ऑडिटर्स नॉट रिलाई ऑन मैनुअल कंट्रोल। चल मैं मैनुअल कंट्रोल पे रिलाई करूंगा, यानी तेल लेने का भाड़ में क्या मैनुअल कंट्रोल। ठीक है, मैं ऑटोमेटेड कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को चेक करूंगा, मैं ऑटोमेटेड कंट्रोल के इफेक्टिवनेस को चेक करूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आवत है? मैंने बोला यस सर, मेरे को आपकी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आवत है। और एक कॉमन पॉइंट, इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्क। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ना, चैट जीपीटी। आजकल कौन बंदा ऐसा है जिसके फोन में चैट जीपीटी नहीं है? मैंने बोला वो सिस्टम थिंक भी कर सकता है, लर्न भी कर सकता है, बहुत स्मार्ट सिस्टम है। ठीक है, चैट जीपीटी। मैंने बोला हाँ सर, एल्गोरिदम मस्त बनाता है, मस्त एकदम पैटर्न आपको बना के देता है। मैंने बोला एक पॉइंट तो कॉमन लिखना है इंप्लीकेशन में, इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्क। ठीक है, और दूसरे पॉइंट क्या करना आप, ये दूसरे पॉइंट है ना, वो आप चैट जीपीटी के हिसाब से रखना। चैट जीपीटी में क्या होता है, एल्गोरिदम बनता है, तो मेरे को इफेक्टिवनेस ऑफ एल्गोरिदम चेक करना है और मेरे को उसका लॉजिकल फ्लो चेक करना है। अगर तुम देखो ना चैट जीपीटी पूरा फ्लो बना के बात करें, तुम गूगल पे सर्च करोगे वो सारी इंडिपेंडेंट सर्च रहेगी, लेकिन चैट जीपीटी में तुम्हें वो बातें करेगा जैसे तुम किसी के साथ सच में व्हाट्सएप चैट कर रहे हो ना, इस तरीके से। तो लॉजिकल फ्लो चेक करूंगा, इफेक्टिवनेस ऑफ एल्गोरिदम चेक करूंगा। क्लियर है क्या? क्लियर है। रिस्क में क्या रखेंगे, वही 5D वाले रिस्क चिपका के आ जाएंगे। ब्लॉकचेन है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ऑन चेन। ठीक है हाँ सर, इसमें क्या होंगे ना, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होंगे जो कि सिक्योर्ड होंगे एनक्रिप्शन के द्वारा। ठीक है सर, ब्लॉकचेन के कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे और सारे ब्लॉक सीक्वेंस में होंगे। सर अपन ने कल एग्जांपल दिया था, ट्रेडिशनल है ना, एक खाता नोटबुक होती थी डेबिट क्रेडिट की, ब्लॉकचेन में भी एक ही खाता नोटबुक होती है। मान लो वो एक खाता नोटबुक का एक्सेस 5 बंदों के पास है, 5 पर्संस के पास है। एक बंदे ने कुछ चेंज किया तो 4 के चेंज, मतलब 4 के उस सिस्टम में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तुम समझ रहे हो, एक ब्लॉक में चेंज आया ना तो सब ब्लॉक में चेंज आ जाएगा। सारे के सारे इंटरकनेक्टेड ब्लॉक्स रहते हैं, सीक्वेंस्ड ब्लॉक्स रहते हैं। मैंने बोला था, मैंने तुमको एक चीज याद की थी, बीसी के केस में के, 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 यानी कि मैंने बोला जब इसका ऑडिट इंप्लीकेशन की बात आएगी और रिस्क की बात आएगी ना, तो ब्लॉकचेन यानी कि बीसी
के केस में के दोनों में क्या पॉइंट आएंगे, के वाले पॉइंट तो आ ही जाएंगे। यानी कि मैंने बोला देखो, एक तो ऑडिट इंप्लीकेशन वाला जो कॉमन पॉइंट था वो लिखते चलना, इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन एंड रिस्क, ठीक है। रिस्क वाला फाइडी वो तो लिखते हुए चलना ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने बोला इसमें क्या है ना, के और एडिशन में आएंगे। के बोले तो मैंने बोला देखो भाई सिंपल है, रिस्क में क्या आएंगे ना के फॉर की, के फॉर कानून, सब लोग लेंगे के फॉर की, के फॉर कानून, 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 के फॉर की, के फॉर कानून। यानी कि ब्लॉकचेन का डेटा कभी भी मैं की के बिना एक्सेस नहीं कर पाता। की इज अ टाइप ऑफ पासवर्ड, ठीक है, हाँ सर। और उसके केस में मेरे को रेगुलेशन चेक करने पड़ते हैं, लॉ चेक करने पड़ते हैं। ये हो गए इसके रिस्क, हाँ सर। इंप्लीकेशन में भी सेम आएगा, की और कानून। क्या है की और कानून, यानी कि देखो इधर भी मेरे को लॉ चेक करना है, बोले तो कानून चेक करना है, और प्रोटोकॉल चेक करना है। प्रोटोकॉल का मतलब की होता है, ठीक है। याद आ जाए तो एक पॉइंट लिख देना कि इधर कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यू हो सकते हैं, नहीं याद है तो भाड़ में गया, अपन कॉमन वाला तो लेके चल रही है, इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन वाला। हाँ, अगला आता है नॉन फंजिबल टोकन। ये है ना, इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉकचेन। ये क्या है ना, ब्लॉकचेन का एक टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। मैंने बोला क्या है सर, सिंपल, मेरे पास ना कोई असेट वगैरह है, क्या है मेरे पास असेट वगैरह है, तुम मेरे से खरीदना चाहते हो, तुम मेरे से क्या करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो। असेट क्या है, मेरे पास की फोटो वीडियो आर्ट वर्क था, ठीक है। मैं बोलूंगा तुम मेरे को क्रिप्टो दो, मैं तुमको बोलूंगा लो टोकन लो, टोकन लो, टोकन पे तुम डिजिटल साइन करोगे, तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा और तुम उस टोकन के वन ओनर होगे, यानी कि एकमात्र ओनर रहोगे, कोई भी तुमसे तुम्हारी ओनरशिप छीन नहीं सकता। यानी कि टोकन तुमको मिलेगा ओनरशिप का, क्योंकि मैं तुमको कुछ यूनिक आइटम बेचूंगा, जैसे कि डिजिटल एसेट बोले तो फोटो वीडियो आर्टवर्क मैंने भेजा, मैं तुमसे डिजिटल साइन करवाऊंगा तुम्हारी, और तुम बन जाओगे उसके एकमात्र ओनर, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने बोला हाँ। रिस्क में क्या लिखोगे, इधर फाइडी लिखोगे, और एक और लिखना मार्केट इज नॉट दैट वाइड, क्योंकि सब लोग क्या कर रहे हैं ना, प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने क्रिप्टो के अगेंस्ट, ठीक है। सर क्रिप्टो क्यों सर, नॉन फंजिबल टोकन में क्या होता है ना, सारा का सारा क्रिप्टो दो। मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन क्रिप्टो में होते हैं। की फीचर्स इसके क्या है, हो सकता है शायद तुमको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आ जाए, क्या की फीचर है। मैंने बोला यहाँ पे डिजिटल एसेट मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, मैंने बोला ना भाई सर्टिफिकेट मिलेगा तुमको, हाँ। और ये ब्लॉकचेन का टाइप है, और क्रिप्टो करेंसी में इसका क्या होगा, ट्रांजैक्शन होता है। यूनिक है, फोर्ज नहीं कर सकता है कोई भी। मैंने बोला ना, कोई भी तुमसे तुम्हारी ओनरशिप छीन नहीं सकता है फोर्जरी करके। और एनएफटी एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी में होगा, यहाँ पे नॉर्मल रुपए में ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्रिप्टो में ही ट्रांजैक्शन होगा। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, याद है मैंने कल एलजी की कंप्लेन लिखवाई थी, माइक्रोवेव ओवन मेरा बिगड़ गया था, मैंने एलजी की कंप्लेन लिखवाई थी, तो पूरा बॉट ने मेरे साथ बात की थी, ह्यूमन एक्शन पूरा का पूरा मिट गया। पहले पता है वो आती थी, वो कस्टमर सेंटर पे फोन करते थे, नमस्कार क्या सहायता कर सकते हैं हम आपकी, ऐसा। आजकल वो हट गया, पूरा का पूरा बॉट के द्वारा इंटरेक्शन हो गया। व्हाट्सएप पे वो लोग बोलते हैं कंप्लेन लिखो, नॉन स्टॉप है, मच फास्टर है, 100% रिलायबिलिटी वाला है, मैं रात को भी कंप्लेन लिख सकता हूँ, मेरे को उनका सर्विस सेंटर के टाइम में फोन करने की जरूरत नहीं है। तुम समझ रहे हो। मैंने बोला इंप्लीकेशन इसके क्या है ना, दो चीजें अंडरस्टैंड करूंगा मैं, उनके पीटी को अंडरस्टैंड करूंगा। पीटी पे तुम्हारे बचपन में होता था, तुमको वो करवाते थे, पीटी टीचर आता था तुम्हारा, बस वो पीटी की बात नहीं चलती। अंडरस्टैंड करूंगा प्रोसेस और टूल्स को, बराबर। क्या अंडरस्टैंड करूंगा, प्रोसेस को और टूल्स को, कि भाई उनका प्रोसेस कैसा है, कैसे वो लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे क्लींस कर रहे हैं। जैसे प्रेस 1 फॉर टीवी, प्रेस 2 फॉर माइक्रोवेव, प्रेस 3 फॉर रेफ्रिजरेटर, प्रेस 4 फॉर वॉशिंग मशीन। एलजी में मैं कंप्लेन करने गया तो ऐसा उनका पूरा बॉट था, तो कैसे डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्लेंजिंग कैसे कर रहे हैं डेटा की, वो सारी बातें थी। रिस्क इधर क्या आएंगे, मैंने बोला इधर ये कॉमन वाले पॉइंट नहीं लिखने जो अपन ने ऊपर पढ़े ना, इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन और फाइडी रिस्क वाले, वो इधर नहीं लिखने। रिस्क इधर क्या आएगी ना, मैंने बोला रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के केस में आरओसी की रिस्क आएगी, आरपीए के केस में आरओसी की रिस्क आएगी। सर ये आरओसी की रिस्क क्या होती है, मैंने बोला भाई बहुत सिंपल है, आरपीए स्ट्रेटेजी रिस्क, R for RPA strategy risk, O for operational and execution risk और C for change management risk। सर RPA strategy risk का पता है मतलब क्या है, मैंने बोला अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल। भाई तुमको तो सेठ हो तुम, एलजी के मालिक को जाना तो पड़ेगा उधर रोज अपनी सोफा पे बैठना, ऐसा नहीं होगा कि वो काम भी बॉट कर ले। अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल्स मत बनाना कि ये काम भी हमारा ऑटोमेट हो जाएगा। रोबोटिक जो अपना है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, उसमें ऐसा सब नहीं होगा, तुम समझ रहे हो। अनरियलिस्टिक बिजनेस गोल मत बनाना, तो आरपीए की स्ट्रेटेजी रिस्क है पहली आर। दूसरा है ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन रिस्क, तुमने कोई रॉन्ग टूल रॉन्ग एजम्पशन ले लिया है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और तुम गारमेंट बिजनेस का टूल ले आए हो। और तीसरा है चेंज मैनेजमेंट रिस्क, तुम फॉलो नहीं कर रहे हो चेंज मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन लाइफ साइकिल, कुछ चेंज आया ना, तुमने उसको अपने बॉट में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। जैसे कल कोई नया प्रोडक्ट आ गया, तुमने तुम्हारे बॉट में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया। अगला क्वेश्चन आता है, क्या मेरे कंट्रोल कंसीडरेशंस रहेंगे टू कंसीडर व्हाइल असेसिंग टेक्नोलॉजी रिस्क। मैंने बोला भाई इसको प्लीज 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 कंफ्यूज मत करना साइबर रिस्क से। अपन ने ऊपर पढ़ा था क्या कंट्रोल कंसीडरेशंस रहेंगे साइबर रिस्क के लिए, उसमें अपन ने वेब कंट्रोल पढ़े थे, वेंडर वाले, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड वाले और पैच मैनेजमेंट वाले। मैंने बोला भाई इधर है ना, इसको कंफ्यूज मत करना इससे। ये जो आ रहा है ना भाई, ये मेरा टेक्नोलॉजिकल रिस्क आ रहा है, ठीक है। इधर मैं यूआरएस करूंगा, यूआरएस यानी मैं अंडरस्टैंड करूंगा चेंज क्या है मेरे इंडस्ट्री में, चेंज क्या है मेरे आईटी में, ठीक है। रिस्क क्या है मेरी न्यू टेक्नोलॉजी में, और ये पुरानी वाली ट्रेडिशनल सिस्टम से कैसे
अलग है, कैसे डिफरेंट है, और भाई मैं अकेला बंदा काफी हूं या मेरे को मेरी टीम बुलाने की जरूरत पड़ेगी, मैं स्पेशलिस्ट बुलाऊं या ना बुलाऊं, वो मेरे को कंसिडर करना है यूआरएस। अंडरस्टैंड करूंगा, सब लोग मेरे साथ साथ बोलोगे, अंडरस्टैंड करना है मेरे को चेंजेस इन इंडस्ट्री, चेंजेस इन आईटी एनवायरमेंट। ठीक है, क्या चेंजेस है इंडस्ट्री आईटी एनवायरमेंट में, रिस्क क्या है न्यू टेक्नोलॉजी में, और ये रिस्क कैसे डिफर कर रही है मेरे ट्रेडिशनल सिस्टम से। ट्रेडिशनल सिस्टम कैसी थी, बिना कंप्यूटर वाली थी। ठीक है, और मैंने बोला भाई मैं अकेला बंदा काफी हूं या फिर मेरे को स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क क्या रहेंगे डिजिटल सिस्टम के, मैंने बोला भाई रिस्क शब्द आ गया यानी वही वाला आंसर, डेटा में इनएप्रोप्रिएट चेंजेस, पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर, डाउन टाइम, जो भी ऊपर पड़ा ना, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ आईटी सिस्टम। इसमें थोड़ा अलग है लेकिन भाई सब कुछ याद नहीं कर पाएंगे, वही वाला चिपका के चलो मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है सर, 90% आंसर दोनों में सेम है। अगली बात, की स्टेप्स क्या रहेंगे फॉर ऑडिटर्स इन चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। भाई टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो ऑडिटर को क्या करना है ना, की स्टेप्स क्या रहेंगे ऑडिटर के ऐसे चेंजिंग टेक्नो इन्वायरमेंट में। मैंने बोला इजी है, अलर्ट असर असर एप्रोप्रिएट, 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 अलर्ट असर असर एप्रोप्रिएट। देखो भाई बहुत बार बोल रहा हूँ, अलर्ट यानी कि ऑडिटर को प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना पड़ेगा, चौकन्ना रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगाना पड़ेगा जब वो रिव्यू कर रहा है मैनेजमेंट के रिस्क असेसमेंट को। देखो इधर लिखा है शॉर्ट फॉर्म रिस्क असेसमेंट को, अलर्ट ये था प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। असर बोले तो इफेक्ट देखना पड़ेगा मेरे को कि क्या इफेक्ट आ रहा है एंटिटी पे। दूसरा मेरे को इंपैक्ट देखना पड़ेगा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन पे। दूसरा असर, तो पहला इफेक्ट तो मैंने किस पे देखा, नॉर्मल बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, लिखा है इफेक्ट क्या है नई टेक्नोलॉजी का किस पे, नॉर्मल बिजनेस पे। ठीक है, लेकिन दूसरा क्या है, इंपैक्ट ऑन फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपैक्ट क्या आ रहा है मेरा फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन पे। समझ रहे हो, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है वही सर, मैंने नहीं बोला था कार्ड फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन पे कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, यानी पहले मैंने जर्नल एंट्री डाली, फिर वो बनाते बनाते क्या बन गई, बैलेंस शीट तक गए, बस वैसे फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है ना उस पर। ठीक है, हाँ सर, और एप्रोप्रिएट यानी कि मेरे को असेस करना है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस, कि मैनेजमेंट जो काम कर रहे हैं सब एप्रोप्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना याद करते चलना, अलर्ट असर असर एप्रोप्रिएट, मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, जल्दी बताओ। क्लियर होता है तुमको, ग्रेट, सब लोग जबरदस्त तरीके से लिख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से लिख रहे हैं, अलर्ट असर असर एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। फिर आते हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, जो कि आने वाली अपनी जो पीढ़ी है वो यूज करेगी। ह्यूमन लेड, आने वाली मतलब अपन यंग ही है, ठीक है, तो अपन भी यूज करेंगे आगे जिंदगी में। ह्यूमन लेड टेक पावर्ड, क्या है ना पूरा, चलाते इसको ह्यूमन है, लीड कौन करता है, ह्यूमन करता है, टेक पावर्ड यानी कि सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ठीक है, मैंने बोला हाँ सर, कौन से इसके एग्जांपल, पहले अपन देखे थे ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी का दूसरा नाम क्या था, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, क्योंकि इधर मैन की जरूरत नहीं होती थी। स्टॉक काउंट करूंगा मैं रिमोट लोकेशन पे, गांव खेड़ा के एरिया में। ठीक है, पेलोड कैपेसिटी बढ़िया होगी क्योंकि कैमरा वैमरा लेके जाएगा ताकि फोटोग्राफ खींच पाऊं मैं फिक्स एसेट इन्वेंट्री का, और इसको मैं क्यूआर कोड रीडर और मैनुअल काउंट के साथ भी यूज कर सकता हूं। तो इजी था, स्टॉक काउंट पेलोड कैपेसिटी, इतना याद किया था, स्टॉक काउंट मैं करता हूं, इससे पेलोड कैपेसिटी अच्छी है, और क्यूआर कोड रीडर के साथ इसको इस्तेमाल करूंगा। ऑगमेंटेड रियलिटी, पागल लोग खेलते थे पोकेमॉन गो, रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट में ऑगमेंटेड एलिमेंट भागते रहते थे, मेरे को पोकेमॉन पकड़ना है, पोकेमॉन पकड़ना है। तो मान लो इधर जो मेरे बाजू वाला रोड है ना, उधर मैं जाके पोकेमॉन पकड़ने जाता था। ठीक है, मैं जाता नहीं था, मैं नहीं खेलता था ऐसी गेम है, पर एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट था और उसमें मेरे को ऑगमेंटेड एलिमेंट दिखते थे, यानी ये डिजिटल एलिमेंट मेरे को दिखते थे। अगला आता है वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में ये देखो, इसका भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो तुमको सारे नाम याद रहना चाहिए। ड्रोन टेक्नोलॉजी AR VR MV, ड्रोन टेक्नोलॉजी AR VR MV, MV बोलते तो मेटावर्स। ठीक है, ड्रोन टेक्नोलॉजी AR VR MV। देखो वर्चुअल रियलिटी में क्या होगा ना, रिप्लेस हो जाएगा मेरा रियल वर्ल्ड सिमुलेटेड इन्वायरमेंट से, तुम समझ रहे हो, मैं हेडसेट पहनूंगा, कस्टम हेडसेट, समझ रहे हो, और क्या होगा ना, फ्लाइंग स्काई डाइविंग में हेडसेट पहनूंगा और मेरी सारी तमन्नाएं पूरी करूंगा। मैं बोलूंगा मेरे को ताजमहल घूमने जाना है, मैं ताजमहल घूम के आऊंगा। मैं बोलूंगा मेरे को उड़ना है, मेरे को स्काई डाइविंग करनी है, मेरे को स्विमिंग करनी है, सारा का सारा मेरे को क्या होगा, ऐसा फील होगा हेडसेट पहन के। क्लियर है। फिर क्या आता है अगला, मेटावर्स। मेटावर्स बोले तो सर मेटावर्स में है ना 3D डिजिटल स्पेस है, आपको ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस होंगे और सारे के सारे इसमें मिल जाएंगे। बोले तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर अपना ये AR VR क्रिप्टो, इसमें सारा का सारा मिल जाएगा, यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें सारा का सारा मिक्सर होगा, बेस्ट वाला होगा, मेटावर्स होगा बेस्ट वर्जन। यानी इसमें क्या किया था ना, 3 फ्रेंड ने नक्की किया था, यूपी MP बिहार के फ्रेंड थे, तीनों ने क्या नक्की किया, यूपी MP बिहार वाले ने नक्की किया कि अपन राजस्थान मिलने जाएंगे, मतलब राजस्थान घूमने जाएंगे, अब मस्त बड़े बड़े किले होंगे, मस्त अपन क्या करेंगे, सैर करेंगे। तो साले तीनों तीन अपने घर पे ही बैठे हुए, तीनों दिन अपने घर पे ही बैठे हुए, पर क्या क्या इन लोगों ने मेटावर्स का हेडसेट पहन के घूमने चले गए। समझ रहे हो, क्या था इसका एप्लीकेशन, क्या था, मैंने बोला वापस से 1 लाइन का एक्सप्लेनेशन देना है। फैब मीटिंग, क्या था फैब मीटिंग, मैंने बोला इसको फैला के दे देना, क्या, मेटावर्स हेल्प्स टू कंडक्ट वर्चुअल बैंकिंग एंड ट्रांजैक्शन, ऐसा। फैब मीटिंग, F फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन के काम आएगा, वर्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। A फॉर डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के काम आएगा। B फॉर वर्चुअल बैंकिंग एंड ट्रांजैक्शन के काम आएगा, और M फॉर वर्चुअल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। बात समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ सर, समझ रहे हो, मैंने बोला हाँ। वापस से फैब क्या है ना, फाइनेंशियल एसेट बैंकिंग हो गया मेरा फैब, और मीटिंग हो गया वर्चुअल मीटिंग। तो F फॉर किसके काम आएगा, वर्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन के काम आएगा। फिर A फॉर डिजिटल एसेट मैनेजमेंट के, B फॉर बैंकिंग वगैरह के, और M फॉर वर्चुअल मीटिंग के काम आएगा। इसमें रिस्क क्या होता है सर, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट टेक्नोलॉजी में TDS, बोले तो
टैक्स सरकार और डेटा सेफ्टी, यानी कि भाई टैक्सेशन इसका कैसा रहेगा, इसको ऊपर जुरिस्डिक्शन कौन होगा, लॉ क्या रहेगा, अभी कुछ नक्की नहीं है, कुछ डिसाइडेड नहीं है, वो एक रिस्क है इसमें कि कौन इस पर टैक्सेशन कैसा लगने वाला है, जुरिस्डिक्शन इसका कौन, सब क्या एक्ट बनेगा इसका, वो टैक्स। डेटा सेफ्टी क्या रहेगी पता नहीं, डेटा सेफ्टी क्या रहेगी, डेटा प्राइवेसी क्या रहेगी, ठीक है, वो पता नहीं है। और सरकार यानी कि इसको गवर्न कैसे करेंगे, गवर्नेंस का इस पे यह है कि इस पे कौन से रूल्स रेगुलेशंस इस पे लगाए जाएंगे, गवर्नेंस का बेसिकली इसमें इशू आने वाला है। जल्दी से बताना मजा आया कि मजा नहीं आया।